गुड आफ्टरनून। हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएनएस सॉरी लिमिटेशन लॉ की क्लास। अभी तक हमने लिमिटेशन लॉ सेकंड क्लास है। अभी तक हमने क्या किया था लिमिटेशन में? सिर्फ इंट्रोडक्शन कल की क्लास में समझा कि जो लॉ ऑफ लिमिटेशन है किस चीज़ के रिगार्डिंग बात कर रहा है। हमने कल की क्लास में डेफिनेशंस बेयर से पढ़ लिया था। हमने ये पढ़ा कल की क्लास में कि जो लॉ ऑफ लिमिटेशन है ये क्या कर रहा है, फॉरबिड कर रहा है। किस चीज़ को फॉरबिड कर रहा है? कि आफ्टर दी प्रेस्क्राइब्ड पीरियड, आफ्टर दी, दो तरह के पीरियड्स होते हैं, कल आपको बताया। एक होता है लिमिटेशन पीरियड जो स्केड्यूल में दिया हुआ है आपको बैक साइड पे, एक होता है प्रेस्क्राइब्ड पीरियड। दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। आफ्टर कंप्यूटेशन प्लस माइनस करने के बाद जो आपके पास पीरियड आएगा वो प्रेस्क्राइब्ड पीरियड होगा। आफ्टर द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड अगर सूट जो है वो फॉरबिड है, सूट हो गया, एप्लीकेशन हो गया या फिर अपील, तीन चीजों से ये एक्ट डील कर रहा है। इसको कंसोलिडेट कर दिया गया एक्ट को, तीन चीजों की बात हो रही है, सूट, एप्लीकेशन, अपील। थ्रू आउट जितना भी हम लिमिटेशन पढ़ेंगे वहां पे इन तीन चीजों के बारे में बात की हुई है, एप्लीकेशन, अपील एंड सूट। कल की क्लास में हमने ये पढ़ा कि जो ये एक्ट है इट इज एग्जॉस्टिव एक्ट, एज फार एज लिमिटेशन लॉ इज कंसर्न्ड इट इज एग्जॉस्टिव एक्ट। लेक्स फॉरी है, ये भी कल हमने पढ़ा। कब ये फोर्स में आया ये सब हम कल की क्लास में पढ़ चुके हैं। फिर कुछ हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी। डेफिनेशंस में हमने एप्लीकेंट पढ़ा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट याद रख लेना। एप्लीकेशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज इंपॉर्टेंट है। क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं या क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं हो रही है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सेक्शंस भी इंपॉर्टेंट है बट सेक्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या इंक्लूड हो रहा है उस चीज़ में और क्या चीज़ इंक्लूड नहीं हो रहा है। हमने ये सारी डेफिनेशंस कल की क्लास में पढ़ लिया था। इसके बाद हमने लिखना शुरू किया था। लिखना शुरू किया था, कुछ हमने पॉइंटर्स लिखे थे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। आज की क्लास में हमें क्या करना है, उसी उसी जो पॉइंटर्स को हम लिख रहे हैं उसको कंटिन्यू करेंगे। और जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है होपफुली आज की क्लास में वो खत्म हो जाएगा। इंट्रोडक्शन का पार्ट जब कंक्लूड हो जाएगा फिर हम सेक्शन 3 ऑनवर्ड स्टार्ट कर देंगे विच इज़ द मेन पार्ट। जो सेक्शन 3 ऑनवर्ड्स हम 24 तक पढ़ेंगे, वैसे तो बाकी का 27 तक कह लीजिए, सारा ही इम्पॉर्टेंट है। सभी मेन है, उसमें से एग्जाम में आने के पूरे चांसेस रहते हैं। बट डिटेल में करेंगे सारा कुछ। हमें अप्रॉक्सीमेटली 12 to 15 क्लासेस इन टोटल लगने वाली है लिमिटेशन के ऊपर, ठीक है। तो हम जहाँ तक कल आपने लिखा है उससे आगे स्टार्ट कीजिए। थोड़ा सा लिखने का ज़्यादा होगा आज क्योंकि डेफिनेशंस हमने कल की क्लास में सारी कर ली थी। लास्ट हमने ऑब्जेक्ट लिखा था, इसका ऑब्जेक्ट लिखा था, ऑब्जेक्ट को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। केस लॉ लिख लीजिए। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है ऑब्जेक्ट को ढंग से करना। हम ऑब्जेक्ट वाला पार्ट कर रहे थे, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है। हम इसमें मैक्सिम्स लिख चुके हैं, देखिए, है ना। मैक्सिम्स हमने लिख दिया था, रेलेवेंट जो दो मैक्सिम्स है उसको रेफर कर लीजिए। फिर हमने इसमें ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ लिखा। अभी इसमें ही आगे हम क्या लिख रहे हैं, केस लॉ लिख रहे हैं। आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है ना, एक लाइन में इसका ऑब्जेक्ट या वो मैक्सिम्स तो आप लिख सकते हो। हर चीज में स्टार्टिंग इसी तरह से की जाती है। तो आपका जो क्वेश्चन है और बेटर हो जाएगा कि इस एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, ठीक है। इसमें लिखिए, केस लॉ लिखिए। केस लॉ, लुच्मी वर्सेस एमआई, सॉरी, लुच्मी वर्सेस रंजीत। प्रीवी काउंसिल का केस है, ये ईयर जरूरी नहीं है, पुराना केस है। इसमें लिखिए, हेल्ड में लिख रहे हैं, द ऑब्जेक्ट ऑफ द लिमिटेशन इज टू फॉरबिड स्टेल डिमांड्स, फॉरबिड स्टेल डिमांड्स। स्टेल डिमांड्स का मतलब क्या होता है, जो लॉन्ग
पीरियड से आपने क्लेम नहीं किया हुआ, अब आप उस चीज़ को डिमांड कर रहे हो। लिमिटेशन लॉ तो आपको कह ही यही रहा है ना कि विद इन पीरियड अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो आफ्टर दैट क्या है, आपको फॉरबिड किया जा रहा है उस चीज़ के लिए। फर्दर लिखिए। दैट इज, कॉमा करके लिखना है, दैट इज टू प्रिवेंट डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस और डेप्रीरेशन ऑफ, डेप्रीवेशन हो गई, डेप्रीवेशन ऑफ व्हाट हैव बीन एक्वायर्ड, what have been acquired in equity and justice by long enjoyment or what may have, what may have been lost by a party's own inaction, negligence and laches। वो कह रहा है कि पार्टीज ने अपने नेग्लिजेंस के कारण से, खुद के इनएक्शन के कारण से, खुद के लेजीनेस के कारण से अपना जो उसका क्लेम बनता था उसने क्या कर दिया, खो दिया है उसको, अपने क्लेम को खो दिया है। तो अब फिर वो रेमेडी, वो क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि टाइम पीरियड निकल चुका है। आफ्टर द प्रेस्क्राइब्ड टाइम पीरियड इट इज बार्ड। आपको एक चीज याद रखनी होगी, देखो हालांकि अभी मैं लिखवा भी दूंगा। हम एक चीज पढ़ते हैं, सीपीसी करते हुए भी हमने पढ़ा, जितने भी सिविल लॉज हम पढ़ते हैं उसमें सब में पढ़ते हैं इनहेरेंट पावर्स ऑफ कोर्ट। सिविल सॉरी सिविल साइड पे कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर्स होती हैं, यानी कि इनहेरेंट पावर्स के बारे में जिन्होंने सीपीसी नहीं पढ़ा वो ध्यान से याद रखना। इनहेरेंट पावर्स का मतलब होता है कि अगर एक्ट जो है उसके ऊपर साइलेंट है, एक्ट में कुछ नहीं दिया हुआ, तो हम उस इनहेरेंट पावर्स को यूज करके इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस उसको यूज करके प्रनाउंस कर सकते हैं कुछ भी। बट अगर एक्ट उस चीज के लिए साइलेंट नहीं है, देखिए दो चीजों में हम इनहेरेंट पावर्स को यूज कर रहे हैं। पहला, या तो एक्ट जो है, या जो एक्ट है वो क्या है, साइलेंट है, एक्ट इज साइलेंट। दूसरा, एक्ट कह तो रहा है उसके बारे में, प्रोविजन तो आपको दिया हुआ है स्टैट्यूट में, बट हम जो इनहेरेंट पावर यूज कर रहे हैं इट इज नॉट इन डेरोगेशन, इट इज नॉट कॉन्ट्रेरी टू व्हाट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द एक्ट। यानी कि एक्ट में अगर कोई चीज लिखी है, हम अपनी इनहेरेंट पावर्स को उसकी डेरोगेशन में, इनकंसिस्टेंसी में नहीं यूज कर सकते। बाकी सभी मैटर्स में हम क्या कर सकते हैं, इनहेरेंट पावर्स को टू सिक्योर दी इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस और टू सिक्योर दी एब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ, हम क्या कर सकते हैं, इनहेरेंट पावर्स को यूज कर सकते हैं। जिन्होंने सीपीसी पढ़ा उनको तो अच्छे से पता है, नहीं भी पढ़ा तो बस ये याद रख लेना। अगर कोई एक्ट है, सपोज कीजिए लिमिटेशन एक्ट है, ये साइलेंट है किस चीज के लिए, ये साइलेंट है, एग्जांपल ले रहे हैं वैसे ही, कि इसने एक्स वाई जेड सब्जेक्ट के ऊपर कोई लिमिटेशन के बारे में बात नहीं की, तो जब लिमिटेशन एक्ट उस चीज के ऊपर साइलेंट है तब तो फिर उसके ऊपर हम इनहेरेंट पावर्स को यूज कर सकते हैं। या लिमिटेशन को छोड़िए, कोई और एक्ट है जो जिस प्रोविजन के लिए साइलेंट है, हम इनहेरेंट पावर्स यूज कर सकते हैं। उसमें प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड, उसका वो करें, गुड कंसाइंस का लॉ लगाएंगे हम उस वाली सिचुएशन में। तो बट आप देखिए, अगर एक्ट में कुछ लिखा हुआ है, सपोज इट इज नॉट साइलेंट, एक्ट कोई प्रोविजन आपको बता रहा है, तब भी आप इनहेरेंट पावर्स को यूज कर सकते हो। बस आप जो पावर्स यूज कर रहे हो वो इन डेरोगेशन नहीं होनी चाहिए, इनकंसिस्टेंट नहीं होनी चाहिए उसके साथ। बट एज फार एज लिमिटेशन लॉ इज कंसर्न, ध्यान से सुनना, हम कल से यही चीज तो पढ़ रहे हैं, लिमिटेशन और एविडेंस में डिफरेंस क्या है। दिस एक्ट इज एग्जॉस्टिव, एज फार एज द लॉ ऑफ लिमिटेशन इज कंसर्न, दिस एक्ट इज एग्जॉस्टिव। भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो हम अदर साइड पे कर रहे हैं वो एग्जॉस्टिव नहीं है।
बट लिमिटेशन लॉ तो एग्जॉस्टिव है ना, तो एग्जॉस्टिव का मतलब है ये सब कुछ लिमिटेशन लॉ के बारे में कवर कर रहा है। तो चलो मान लिया कि सब सब्जेक्ट को कवर किया जा रहा है, तो अगर कोई सब्जेक्ट इसमें कवर किया जा रहा है, साइलेंट तो नहीं हुआ ना वो, तो पहले वाली कंडीशन यानी कि इनहेरेंट पावर्स को हम वहां पे यूज नहीं कर पाएंगे। दूसरी सिचुएशन, मान लीजिए कि लिमिटेशन लॉ जो है वो क्या है, वो एग्जॉस्टिव भी क्यों नहीं है, उसने प्रोविजन दिया हुआ है स्टैट्यूट में, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर कोई प्रोविजन आपको दिया हुआ है, हम फिर भी इनहेरेंट पावर्स को यूज कर सकते हैं अगर वो डेरोगेशन इनकंसिस्टेंट ना हो। बट लिमिटेशन लॉ में जब हम सेक्शन 3 पढ़ेंगे ना, वहां पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, इट इज द मैंडेटरी ड्यूटी ऑफ द कोर्ट, पार्टीज नहीं भी प्ली कर रही है, अगर जो सूट है, अपील है, एप्लीकेशन है, इट इज बार्ड बाय द लॉ ऑफ लिमिटेशन, देन दैट सूट शैल बी डिसमिस्ड। तो वो मैंडेटरी है, शेल बी डिसमिस्ड लिखा हुआ है वहां पे। तो ऐसी सिचुएशन में तो हम अपनी इनहेरेंट पावर्स को भी नहीं यूज कर पाएंगे, क्योंकि अगर इनहेरेंट पावर्स यूज करके आप उस पीरियड को एक्सटेंड कर रहे हो, इट मीन्स कि इन डेरोगेशन ऑफ द एक्सप्रेस प्रोविजन आप वो चीज कर रहे हो। तो लिमिटेशन लॉ में तो हम इनहेरेंट पावर्स को भी यूज नहीं कर पाएंगे। लिमिटेशन पीरियड सिर्फ एक्सटेंड किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 3 ऑनवर्ड्स। जितनी भी हमें 4 से लेके जो आगे आपको बोला है कि प्रेस्क्राइब्ड पीरियड जब हमें निकालना होता है, सेक्शन 4 से लेके 23-4 तक हम जो प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करेंगे वो। तो जब हम वो कैलकुलेट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली तो हम यूज कर सकते हैं पावर्स, बट क्योंकि इनहेरेंट पावर्स के लिए स्पेसिफिकली प्रोविजन दिया हुआ है यहाँ पे कि ये सूट डिसमिस होना ही चाहिए, तो वहां पे हम कोई भी इनहेरेंट पावर्स को यूज नहीं कर सकते। लिखेंगे इसका, लिखते हुए इसके ऊपर भी लिखेंगे कि लिमिटेशन लॉ में आप एज अ जज इनहेरेंट पावर्स को यूज नहीं कर सकते हो, बट जब सेक्शन 4 से लेके 24 तक की जो प्रोविजंस है उसका यूज कर रहे हो, तो वहां पे ठीक है, आप आर्बिट्रेरीली नहीं बट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस चीजों को डिसाइड कर सकते हो, बिकॉज दैट हैज बिन प्रोवाइडेड इन दी सेक्शंस, वो दिया हुआ है उसको यूज कर रहे हैं। बट सेक्शन 151 जो सीपीसी वाला पावर्स है वो हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। तो हमने यही यहाँ पे भी लिखा है, देखो जो ये केस में वो कह रहे हैं, इस एक्ट का जो ऑब्जेक्ट है ना, पर्पस क्या है कि इस पीरियड के बाद आप सूट नहीं ला सकते हो। आपको जो भी पार्टीज मस्ट बी विजिलेंट अबाउट देयर राइट्स। अगर आप अपने राइट के लिए ही विजिलेंट नहीं हो, तो ये थोड़ा ना कि कभी भी आओगे और सूट लेके आ जाओगे। तो दूसरी पार्टी के ऊपर तो कांस्टेंट क्या रहेगा, थ्रेट ही रहने वाला है कि ये तो कभी भी मेरे ऊपर, वो थ्रू आउट द लाइफ उसको यही डर रहेगा कि ये सामने वाली पार्टी कभी भी मेरे ऊपर केस कर सकती है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस केस फाइल करने का जो उसका टाइम पीरियड है उसको कन्फाइन करें किसी एरिया में। वो काम कौन कर रहा है, लिमिटेशन लॉ कर रहा है। वो कह रहा है जो स्टेल डिमांड्स होती है, जो लॉन्ग टाइम से जिसने नहीं उसको डिमांड किया, अब आके आप उस चीज को डिमांड कर रहे हो, उसको फॉरबिड कर रहा है। यू कैन नॉट डिमांड व्हेन यू वर स्लीपिंग ओवर योर राइट्स, तो यू कैन नॉट डिमांड लेटर ऑन। जो आपको डिमांड करना है विद इन दी प्रेस्क्राइब्ड पीरियड ही आपको डिमांड करना पड़ेगा। तो कल भी हमने यही पढ़ा ऑब्जेक्ट में, आज भी हम केस में भी यही पढ़ लिया हमने। हमने जो दो मैगजिम्स पढ़ी थी उसमें भी यही पढ़ा, देयर शुड बी एन एंड टू द लिटिगेशन। कभी ना कभी तो लिटिगेशन को खत्म होना ही है, ये थोड़ा ना कि थ्रू आउट द लाइफ उसको कांस्टेंट थ्रेट रहेगा उस चीज का। और कल हमने ये भी पढ़ा कि पार्टीज मस्ट नॉट बी स्लीपिंग ओवर देयर राइट्स। अगर आपका राइट है देन यू मस्ट बी विजिलेंट, आपको खुद से वो क्लेम करना है, ये नहीं कि अभी सो रहे हो और कभी भी क्लेम कर रहे हो उस चीज को। ठीक है, आगे लिखिए। हेडिंग बनाना, रीजंस, रीजंस सपोर्टिंग एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिटेशन, नहीं ऑब्जेक्ट खत्म हो गया, लिमिटेशन लॉ। ऑब्जेक्ट में भी डाल सकते हो, उस चीज़ को रिलेट तो कर ही रही है वैसे, बट इसको हम अलग से हेडिंग में लिख रहे हैं। ठीक है, अब हम ये रीजंस लिख रहे हैं कि क्यों लिमिटेशन लॉ का नेसेसिटी है,
क्यों ये लॉ हमारे पास होना चाहिए। इसको सपोर्ट कर रहा है कि लिमिटेशन लॉ की फेवर में जो बातें हम लिख रहे हैं कि अगर ये एक्ट हमारे पास है तो इसलिए है क्योंकि, फर्स्ट लिखिए, फर्स्ट दैट, ये ऐसे लिखना, अकॉर्डिंग टू, दैट मत लिखिए, इसको काट दीजिए, इस तरह से लिखिए, इट इज नोन एज लिमिटेशन एक्ट ऑब्लिक लॉ इज अ स्टैच्यूट ऑफ रिपोज और ऑफ पीस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी क्या होता है रिपोज या पीस, इसके ऊपर भी आते हैं, फर्दर लिखिए इसमें, अकॉर्डिंग टू हेल्सबरी लॉ ऑफ इंग्लैंड, courts have expressed following three reasons which support which support the existence of limitation law। यानी कि इस एक्ट को पीछे क्या रीजन है जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, फर्स्ट लिखिए अब, दैट लॉन्ग डोरमेंट claims have more of cruelty than justice in them। अंडरलाइन कर लेना, long dormant claims have more of cruelty than justice in them। सेकंड लिखना, that the defendant might have lost the evidence, defendant might have lost the evidence to disprove a stale claim। And third, that persons with good cause of action should pursue them with delinquence reasonable delinquence। तो ये कुछ रीजंस है जो सपोर्ट कर रहे हैं इस लॉ को। वैसे ना लिमिटेशन लॉ को कहा जाता है कि इट इज़ अ हार्श लॉ। हाँ, वैसे हमें इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की आपको जजमेंट्स मिल जाएगी जहाँ पे ये कहा गया कि ये हार्श लॉ है, इसलिए हमें इसकी कौन सी इंटरप्रिटेशन करनी है, लिबरल इंटरप्रिटेशन। लिमिटेशन जब हम अप्लाई करेंगे आगे चल के लिबरल इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे, कहाँ पे स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन करनी है, कहाँ पे लिबरल, वो सब चीज़ें देखेंगे। बट हार्श इसलिए कहा जा रहा है कि आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड आप वो रेमेडी ही नहीं ले सकते हो, आप वो क्लेम ही नहीं कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है। तो इसलिए इसको हार्श लॉ कहा जाता है। बट इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, इस लॉ को जस्टिफाई कर रहे हैं ये रीजंस। क्या रीजंस हैं? पहला, लॉन्ग डॉर्मेंट क्लेम। अब बहुत लंबे पुराने जो क्लेम है जो आज तक आपने क्लेम नहीं किए, पार्टीज भूल भी चुकी है कि ऐसा भी कोई क्लेम था। आप सोच के देखिए 10 साल या 15 साल पहले
अगर आपने किसी के पैसे देने थे या कुछ था तो वो आज तक याद थोड़ा ना होगा। तो वो पार्टीज भूल चुकी है, अब इंस्टेंटली उसके ऊपर केस किया जा रहा है। तो वो मोर ऑफ क्रूएलिटी हो जाएगा देन जस्टिस इन देम। फिर दैट द डिफेंडेंट माइट हैव लॉस्ट एविडेंस, जिसके ऊपर आप केस कर रहे हो 15 साल 20 साल के बाद जब लिमिटेशन पीरियड खत्म हो गया है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि उसके पास अब एविडेंस थोड़ा ना पड़े होंगे, वो एविडेंस खो गए होंगे, डिस्ट्रॉय हो गए होंगे। क्यों? क्योंकि एक टाइम पीरियड तक तो आप चीज़ों को संभाल के रखते हो ना। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्ज़ाम्स दे रहे हो आज की डेट में, तो आप जो भी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे के आते हो या जो भी मेंस का एग्ज़ाम दे के आते हो, क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है, आप संभाल के रखते हो। जब आप बन जाओगे जज या अदरवाइज, तब वो क्वेश्चन पेपर आप संभालोगे नहीं, आप डिस्ट्रॉय कर दोगे या किसी को दे दोगे। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है ना कि नाउ आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसी तरह से जब किसी डिफेंडेंट के ऊपर आज तक क्लेम नहीं किया गया, आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड उसको लगता है कि हाँ, इस एविडेंसेस की अब रिक्वायरमेंट थोड़ा ना है मुझे, मैं क्यों इस चीज़ को संभाल के रखूं। तो देयर आर चांसेस कि उसने जो अपना डिफेंस है, यानी कि जो उसके पास एविडेंसेस थे, वो क्या कर दिए, माइट हैव लॉस्ट। फिर थर्ड, दैट द पर्सन विद गुड कॉज ऑफ एक्शन, जिसके पास कॉज ऑफ एक्शन है, पार्टीज मस्ट बी विजिलेंट, उसको एज सुन एज पॉसिबल अपना क्लेम करना चाहिए। और अगर एज सुन एज पॉसिबल नहीं भी कर सकता, एटलीस्ट विद इन प्रेस्क्राइब्ड पीरियड तो आप कीजिए, आफ्टर दैट नॉट अलाउड। ठीक है, तो ये इस एक्ट को सपोर्ट कर रही हैं चीजें। फिर लिखिए इसमें एक और हेडिंग बनाना, राशनल ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ लिमिटेशन। लिमिटेशन का कौन सा हमारे पास हर समय से एक्ट हुआ करता था? कल की क्लास में हमने पढ़ा ना, स्टार्टिंग में तो हमारे पास एक्ट ही नहीं था। हम तो बहुत सारे जो गाइडलाइंस थी जो उसके ऊपर डिपेंड हो रहे थे, रेगुलेशंस वगैरह के ऊपर। फिर हमने एक्ट पास किया कब? 19 सॉरी 1880 1859 में। 1859 में पहली बारी हमारे पास एक्ट आता है। ठीक है, 1859 में पहली बारी हमारे पास एक्ट आता है, बट वो भी कंसाइज नहीं था, कंसोलिडेटेड नहीं था। फिर 1901 में हमने उसको 3 सब्जेक्ट्स के ऊपर कंसोलिडेट किया। ठीक है, 1908 में 3 कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हमने उसको कंसोलिडेट किया। फिर आज की डेट में हमारे पास 1963 का एक्ट प्रेजेंट है। तो टाइम एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास ये एक्ट आया है। पर क्या जब ये एक्ट नहीं था तब क्या लिमिटेशन लॉ नहीं था? तब भी लिमिटेशन लॉ था। हम या तो इंग्लिश कोर्ट्स को फॉलो कर रहे थे या रेगुलेशंस वगैरह को फॉलो कर रहे थे उस टाइम पे। तो अब वो कह रहा है राशनल ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ लिमिटेशन, क्या रिक्वायरमेंट है इस लिमिटेशन की, कॉन्सेप्ट की, वो पढ़ रहे हैं हम। इसमें लिखिए फर्स्ट, अ राइट नॉट एक्सरसाइज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम इज नॉट एग्जिस्टेंट। उसको माना जाता है कि लॉन्ग टाइम से जब आपने राइट ही नहीं अवेल किया, नाउ इट इज नॉट इन एग्जिस्टेंस। फिर लिखिए इट इज नेसेसरी, सेकेंड है ये, इट इज नेसेसरी दैट right in property and rights in general should not be in a state of constant uncertainty। अंडरलाइन करना, constant uncertainty कॉमा डाउट एंड सस्पेंस। तो जो आपका राइट है ये थोड़ा ना कि वो कांस्टेंट अनसर्टेन रहेगा कि कभी भी क्लेम कर सकते हो, डाउट रहेगा सामने वाली पार्टी को, और सस्पेंस क्रिएट करके रखोगे। द लॉ ऑफ लिमिटेशन
is based upon delay and लेचेस। अब ये क्या होता है डिले एंड लेचेस? लेजीनेस। जनरल इक्विटी के ऊपर बेस्ड होता है, ये आगे पढ़ेंगे अभी हम। बस आप वैसे याद रख लेना, लेजीनेस को कह रहा है कि कोई पार्टी जो अपने क्लेम्स के लिए विजिलेंट ही नहीं है, फिर वो नहीं क्लेम कर सकती लेटर ऑन अपने राइट को मतलब उस रेमेडी को क्लेम नहीं कर सकती है। ठीक है, फर्दर लिखिए। द लॉ ऑफ लिमिटेशन इज, ये खत्म हो गया, इसके आगे लिख रहे हैं। द लॉ ऑफ लिमिटेशन इज known as statute of repose और statutes of peace। रिपोज का मतलब क्या होता है? टू रेस्ट, टू रेस्ट। पीस तो आपको पता ही है, शांति। इसमें लिखना इट इज वन ऑफ रिपोज बिकॉज इट एक्सटिंग्विश इट extinguishes stale demands and quits title। इसका मतलब क्या हुआ? ब्रैकेट्स में कर लेना, एस्टैब्लिश ओनरशिप। फुल स्टॉप करके नेक्स्ट पैरा में लिखना इट इज वन ऑफ पीस, वन ऑफ पीस बिकॉज इट ensures सिक्योरिटी ऑफ राइट्स, सिक्योरिटी ऑफ राइट्स। कई बार प्रीलिम्स में ये पूछ लिया जाता है आपसे। देखो दो तरह से हम इसको कह रहे हैं। पहला हमने लिखा यहाँ पे कि जो ये लॉ है, ये किस, जो लिमिटेशन लॉ है, स्टेच्यूट ऑफ लिमिटेशन है, इट इज़ वन ऑफ रिपोज। ये रिपोज का मतलब होता है रेस्ट। आप रेस्ट करी जा रहे हो, यानी कि यू आर नॉट विजिलेंट। पहले तो आप केस नहीं लेके आए, तो अब अगर पहले आप केस नहीं लेके आए, इट इज़ एक्सटिंग्विशिंग। क्या कर रहा है ये? स्टेल डिमांड्स, आपकी जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स है, अब फिर आप नहीं ला पाओगे। एंड ये क्या कर रहा है? एस्टैब्लिश कर रहा है ओनरशिप को, सामने वाले की ओनरशिप को अब आप चैलेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपका लिमिटेशन का जो पीरियड है वो खत्म हो चुका है। आपको जो भी लेके आना था वो विद इन टाइम लेके आते। आप रेस्ट करते रहे, आप लेके नहीं आए क्लेम, तो अब आप वो क्लेम नहीं ला सकते हो। पीस इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इंश्योर कर रहा है सिक्योरिटी ऑफ राइट्स। सिक्योरिटी ऑफ राइट्स मतलब अब कोई अनसर्टेनिटी नहीं है पार्टी को, अब कोई इनसिक्योरिटी नहीं है पार्टी को कि सामने वाला मेरे ऊपर केस कर देगा, क्योंकि उसका लिमिटेशन पीरियड निकल चुका है, अब वो केस नहीं कर पाएगा उसके ऊपर। तो ये लिमिटेशन लॉ जो है, यानी कि जो ये स्टैच्यूट है, इसको स्टैच्यूट ऑफ रिपोज या फिर स्टैच्यूट ऑफ पीस भी कहा जाता है। ठीक है, इस रीजन से आगे लिखिए। अभी जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ ना, ये थोड़ी चीज़ें बोरिंग है, मैं मान सकता हूँ, क्योंकि स्टैच्यूट अभी स्टार्ट नहीं हुआ ना। जब सेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे फिर तो ठीक है, बट ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। मैं लिखवा भी सिर्फ आपको इसीलिए रहा हूँ क्योंकि ये पूछ लिए जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। आपको ऑप्शंस में दे देगा ये चीज़ें, या इसका मीनिंग वगैरह पूछ लेगा कुछ भी प्रीलिम्स वगैरह में, तो आपको आनी चाहिए ये चीज़। नेक्स्ट लिखिए। राइट्स, राइट्स आर, नाइट्स क्यों नज़र आ रही हैं आपको? हाँ।
चलिए इसमें लिखिए आगे। कुछ हम ना डिफरेंसेस लिख रहे हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, फर्स्ट लिखिए लिमिटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये 5 मार्क्स में आपको पूछा जा सकता है और यही सबसे इम्पॉर्टेंट है, लिमिटेशन एंड लेचेस, और पूछा भी गया है, ठीक है। पहले इसमें लिख लीजिए, लेचेस का मतलब क्या होता है, लेजीनेस या नेग्लिजेंस, ठीक है। लिमिटेशन क्या है, ये तो स्टेच्यूट है हमारे पास, तो दोनों का कंपैरिजन हम कर रहे हैं, इसमें लिखिए। हालांकि लिमिटेशन लॉ इज बेस्ड ऑन लेचेस, वो बेस तो लेचेस के ऊपर ही है ना, बट देखो लिमिटेशन लॉ जो है वो एक स्टेच्यूट है, वहां पे टाइम पीरियड क्या है, प्रेस्क्राइब्ड है। लेचेस कोई वहां पे कोई वो नहीं है, स्टेच्यूट नहीं है, तो कोई टाइम पीरियड नहीं है, आप कभी भी अपनी डिमांड कर सकते हो। तो ये डिफरेंस रहने वाला है। लेचेस जो है वो क्या है, वो बेस्ड ऑन इक्विटी है, बट जो लिमिटेशन लॉ है वो किस चीज के ऊपर बेस्ड होगा, वो तो एक्ट है, आपके पास स्टेच्यूट है। तो जो स्टेच्यूट में लिख दिया वो तो फॉलो करना पड़ेगा, और अगर जब तक स्टेच्यूट नहीं था तब तक लेचिस के बेसिस पे ही हम उसको लगा रहे थे, ठीक है। इसमें लिखिए लेचिस मींस स्लैकनेस, नेग्लिजेंस, नॉट डूइंग ऑब्लिक लेजीनेस, ऑब्लिक लैक ऑफ प्रॉम्प्टिट्यूड, मतलब आप प्रॉम्प्टली कुछ नहीं कर रहे हो, लैक ऑफ प्रॉम्प्टिट्यूड इन परस्यूइंग अ लीगल रेमेडी, ऑब्लिक willful neglect, willful neglect in asserting one's right, अपने राइट क्लेम करने में आप क्या कर रहे हो, विलफुली निग्लेक्ट कर रहे हो। इसमें लिखना द डॉक्ट्रिन ऑफ लेचेस, द डॉक्ट्रिन ऑफ लेचेस इज बेस्ड ऑन द इक्विटेबल प्रिंसिपल, इक्विटेबल प्रिंसिपल ऑफ डिले डिफीट्स इक्विटी। हमने मैक्सिम भी पढ़ी हुई है जब हम एसआरए कर रहे थे ना, इक्विटी जब हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, इक्विटी क्या होती है, इक्वेलिटी और इक्विटी में डिफरेंस होता है, आपको बताया हुआ है। इक्विटी, इक्विटी में क्या होगा, यहाँ पे आपको वो एक मैंने वो पिक्चर भी दिखाई थी जिससे सबसे क्लियर होता है। इक्वेलिटी का मतलब होता है सबको इक्वल देना, इक्विटी का मतलब होता है जिसको जितनी रिक्वायरमेंट है उस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे जो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है हमारे पास, इट इज बेस्ड ऑन इक्विटी, कि जनरल कैटेगरी को रिसोर्सेज प्रॉपर मिल रहे हैं तो उनको रिजर्वेशन नहीं देना, बट जो दूसरी कैटेगरीज हैं उनको अपलिफ्ट करने के लिए ताकि वो इक्वल आ सके, तो उसको इक्विटी दी जा रही है, यानी कि रिजर्वेशन दी जा रही है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी वो कह रहा है, जो लेचीज है, द डॉक्ट्रिन ऑफ लेचीज इज बेस्ड ऑन द इक्विटेबल प्रिंसिपल। इक्विटी का क्या प्रिंसिपल होता है, डिले डिफीट्स इक्विटी, कि एक टाइम पीरियड के बाद आप केस नहीं ला सकते हो। कितने टाइम पीरियड के बाद वो यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं है, लीचीज में स्पेसिफाइड नहीं है, बट लिमिटेशन जो स्टेच्यूट है उसमें तो स्पेसिफाइड है। आगे लिखिए therefore the doctrine
of leaches is based on the principle that every person seeking seeking equitable relief must not sleep on his rights, must not sleep on his rights if full stop करके लिखना if he does so, comma, delay will defeat his rights. अब लिखना नोट में लिखना the basis of doctrine of leeches is the same as that of the law of limitation, as that of law of limitation. Basis सेम है इन दोनों का, however there are certain differences between the two. basis तो सेम है कि पार्टीज मस्ट बी विजिलेंट अपने राइट्स को लेके, बट अगर बेसिस सेम का मतलब ये नहीं कि दोनों कॉन्सेप्ट सेम है, फिर भी उनमें ये डिफरेंसेस हैं। टेबुलर फॉर्म में बना लेना, एक तरफ लिखना लिमिटेशन, दूसरी तरफ लेचेस। फर्स्ट पॉइंट बनाना लिमिटेशन अभी हमने पढ़ा है, इट इज अ स्टैच्यूट ऑफ रिपोज, पीस एंड जस्टिस। इसमें लिखना इट हैज इट्स ओरिजिन इन द डॉक्ट्रिन ऑफ, बताइए, इक्विटी, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विटी। सेकंड लिखना इट इज बेस्ड ऑन पब्लिक पॉलिसी एंड यूटिलिटी, पब्लिक पॉलिसी एंड यूटिलिटी बेस्ड ऑन इक्विटी। ये इक्विटी पे है, ये पब्लिक पॉलिसी पे बेस्ड है। थर्ड लिखिए इट डिपेंड्स अपॉन एक्सप्रेस लॉ। इसमें लिखना इट डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस एंड फेयर प्ले, जस्टिस एंड फेयर प्ले। फोर्थ लिखना a suit is dismissed if not instituted within the period of limitation prescribed by limitation act।
इसमें लिखना फोर्थ, देयर इज नो फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, देयर इज नो फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, द कोर्ट विल look into the facts and circumstances of each case to determine there is leaches or not. फिफ्थ लिखिए, governed by the law of limitation act 1963, no specific statute. सिक्स लिखिए, ignorance and the knowledge of the plaintiff with regard with regard to his right, कॉमा करके लिखना, इन मोस्ट ऑफ केसेस इज इमटेरियल, मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या है, ये इमटेरियल है, क्योंकि इग्नोरेंस ऑफ लॉ नो एक्सक्यूज होता है, ये हम सभी को पता है, ठीक है। बट यहाँ लिखना सिक्स्थ पॉइंट, नॉलेज इज मटेरियल, इस डॉक्ट्रिन में अगर आपको नॉलेज है फिर दैट दैट विल बी मटेरियल। सेवेंथ लिखिए, कैन बी प्लीडेड अगेंस्ट दी, बताइए किसके, प्लेंटिफ या डिफेंडेंट, लिमिटेशन लॉ से बार्ड है ये सूट, कौन ये प्ली लेगा, प्लेंटिफ लेगा या डिफेंडेंट, डिफेंडेंट ही लेगा ना हमेशा, और किसके अगेंस्ट होगी वो फिर हमेशा, प्लेंटिफ के अगेंस्ट, क्योंकि प्लेंटिफ सूट लेके आ रहा है, और लिमिटेशन का जो ग्राउंड है वो कौन ले रहा है, डिफेंडेंट ले रहा है। कैन बी प्लीडेड अगेंस्ट दी प्लेंटिफ, इसमें लिखिए, कैन बी प्लीडेड बोथ अगेंस्ट प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। इतना काफ़ी है, 5 मार्क्स में आएगा बाई चांस अगर आ गया तो, पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना, उसके बाद कोशिश करना कि सभी डिफरेंसेस याद हो जाएं, आपको ये चीज़ समझ हो जाए, समझ तो आ गई होगी, जो लेचीज है इट इज़ अनकोडिफाइड, वो कोई स्टैच्यूट नहीं है, कोई कोडिफाइड लॉ नहीं है, जो लिमिटेशन लॉ है वो कोडिफाई कर दिया गया है लिमिटेशन एक्ट 1963 के थ्रू। अब दोनों में बस ये डिफरेंसेस हैं, वो इक्विटी के ऊपर बेस्ड है और ये पब्लिक पॉलिसी के ऊपर बेस्ड है, बेसिस दोनों का ही सेम है, दोनों का बेसिस सेम है कि आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड सूट एप्लीकेशन या कुछ भी प्रोसीडिंग्स आप कोर्ट में नहीं ला सकते हो, ये जो है ये स्पेसिफिक टाइम पीरियड यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे कोई एज सच फिक्स टाइम पीरियड नहीं है, केस टू केस हर उसमें डिसाइड करेगा, कोर्ट डिसाइड करेगा, क्यों, क्योंकि अनकोडिफाइड चीज है। नेक्स्ट लिखिए,
नेक्स्ट डिफरेंस लिखिए आप। लिमिटेशन एंड प्रिस्क्रिप्शन। कम चांसेस हैं बट पता नहीं होता, 5 नंबर में पूछा भी जा सकता है। ऊपर जो हमने किया लेचीज एंड, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको गलती से भी मत छोड़ना एग्जाम में। उसका मतलब ये नहीं है कि इसको छोड़ सकते हो या ये नहीं करके जाओगे, ये भी इम्पॉर्टेंट है, बट उतना नहीं कि जितना हमने ऊपर वाला टॉपिक किया है। इसमें लिखिए थोड़ा सा। आप देखिए यहाँ पे हम ना प्रिस्क्रिप्शन की बात कर रहे हैं। प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है? आफ्टर द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। आपने कई बार ये सुना है कि वो प्रॉपर्टी पे 12 साल से उसका कब्जा था, उसके बाद वो प्रॉपर्टी का ओनर बन गया। एडवर्स पोजेशन, होस्टाइल पोजेशन जिसको हम कहते हैं। आफ्टर अ प्रिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? आफ्टर अ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड वो चीज़ आपकी एब्सोल्यूट हो जाती है। तो हम यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन ईसमेंट, कल हम पढ़ रहे थे ना, डेफिनेशन हमने पढ़ा। क्योंकि मैं लॉन्ग टाइम पीरियड से उस पैसेज को यूज कर रहा हूँ, दूसरे की सॉइल से बेनिफिट ले रहा हूँ, तो बाय प्रिस्क्रिप्शन मेरा वहां पे क्या है? ईजमेंट्री राइट क्रिएट हो रहा है। तो ये जो प्रिस्क्रिप्शन है इसका मतलब ये हुआ, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे उस चीज को। मेरा घर है और मेरे घर के साइड पे जो है एक विंडो है जहां से मुझे फ्रेश एयर आती है। अब वो 1 साल से नहीं, पिछले 50 साल से वहां से फ्रेश एयर आ रही है। तो बाय प्रिस्क्रिप्शन मेरा क्या है? वहां पे राइट क्रिएट हो गया है उस फ्रेश एयर को। अब कोई उस विंडो को क्लोज नहीं कर सकता, बंद नहीं कर सकता। वो अलग बात है, अगर वो किसी म्यूनिसिपल अथॉरिटी या फिर किसी गमाडा वगैरह के नॉर्म्स के विद इन उसमें कंस्ट्रक्शन कर रहा है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो मेरा राइट अगर प्रिस्क्रिप्शन से कोई क्रिएट हुआ है, भले ही वो एयर का राइट है, भले ही वो वाटर का राइट है, भले ही वो किसी की लैंड से पैसेज का राइट है, या एक्स वाई जेड कोई भी राइट है, आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड अगर मेरा राइट कुछ क्रिएट हो जाता है उसको हम कहते हैं प्रिस्क्रिप्शन। डिटेल में पढ़ेंगे जब सेक्शन 25-26 में से हम पढ़ेंगे। लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 25-26 प्रिस्क्रिप्शन के बारे में बात कर रहा है, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि जो लिमिटेशन है और जो प्रिस्क्रिप्शन है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ये तो एक स्टेच्यूट है, आपको समझ आ रहा है। ऐसा नहीं कि प्रिस्क्रिप्शन आपको स्टेच्यूट में नहीं दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है। बट यहां से आपका एक एब्सोल्यूट राइट क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे क्या किया जा रहा है? यहाँ पे जो आपके पास रेमेडी थी अब वो आप अवेल नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज फॉरबिड हो चुके हो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड। अब आप उसको क्लेम नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे कुछ आपके पास से जा रहा है। दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों हम लिमिटेशन लॉ में पढ़ेंगे। बाई चांस अगर पूछ लिया जाए तो 2-3 चीजें लिख देना। ये लिखिए। प्रिस्क्रिप्शन मीन्स अ टाइटल। हाँ जी। नहीं लिखेंगे अभी, पहले मीनिंग जैसे उसमें लिखवाया, पहले लेचेस का मीनिंग लिखवाया ना आपको। अ टाइटल एक्वायर्ड बाय यूज एंड टाइम एंड अलाउड बाय लॉ। तो आपको एक टाइटल एक्वायर हो रहा है बाय बाय यूसेज और बाय पैसेज ऑफ टाइम। इतने टाइम के बाद आपको टाइटलशिप इसकी मिल जाएगी। इसमें लिखना, 3 थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश टू एस्टैब्लिश अ राइट बाय प्रिस्क्रिप्शन। राइट बाय प्रिस्क्रिप्शन के लिए हमें कुछ ये चीज़ें चाहिए होगी। फर्स्ट लिखिए, यूज एंड ऑक्यूपेशन और एन्जॉयमेंट।
या तो यूज़ कर रहा हूँ या ऑक्यूपेशन में हूँ या उस चीज़ को एंजॉय कर रहा हूँ। एंड सेकंड, द आइडेंटिटी ऑफ द थिंग एंजॉयड। एंड थर्ड, that it should be adverse to the right of the other person। वो एडवर्स, ये एडवर्स या हॉस्टाइल क्या होता है, ये हम सेक्शन आगे जाके जब पढ़ेंगे डिटेल में तब देखेंगे 27 वगैरह में। ये तीन चीज़ें जब होती है तो आपको प्रिस्क्रिप्शन से राइट मिल जाता है। अब इसमें लिखिए डिफरेंस। क्या चीज़? नहीं नहीं, वो तो लीगली वो लेके जा रहा है ना उसमें आपसे, वो तो एग्रीमेंट हो रहा है आपका उसके साथ। हॉस्टाइल नहीं हुआ ना वो पोजेशन। हॉस्टाइल तो तब होता है, हॉस्टाइल पोजेशन का या एडवर्स पोजेशन का मतलब होता है फैक्ट आपकी नॉलेज में है फिर भी वो सामने वाला ऑक्यूपाई किया हुआ है और आपने कोई लीगल एक्शन नहीं लिया हुआ। वो डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के। अभी आप लिखिए डिफरेंस बिटवीन लिमिटेशन एंड प्रिस्क्रिप्शन। इसमें लिखिए फर्स्ट, लॉ ऑफ लिमिटेशन प्रेस्क्राइब्स, लॉ ऑफ लिमिटेशन प्रेस्क्राइब्स अ टाइम फ्रेम, अ टाइम फ्रेम यानी कि लिमिट at the expiry of which no suit or other proceedings, no suit or other proceedings may be instituted in a court of law। ये टाइम फ्रेम आपको ये लॉ क्या कर रहा है, ये प्रेस्क्राइब कर रहा है टाइम फ्रेम की जिसके बाद आप सूट नहीं ला सकते हो। बट लॉ ऑफ, इसमें लिखना लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन प्रेस्क्राइब्स a period after the expiry of which some substantive right, some substantive right may not be acquired, may not, sorry, may not only be acquired, only be acquired, but also extinguished और लॉस्ट। दूसरी पार्टी के लिए तो एक्सटिंग्विश हो जाएगा, उसका राइट अब खत्म हो जाएगा। और एक सब्सटेंटिव राइट यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्वायर किया जा रहा है। आप बिकॉज लॉन्ग टाइम से उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हो, नाउ इट इज़ योर एब्सोल्यूट राइट। और जो दूसरी पार्टी है उसका जो राइट है वो लॉस्ट हो जाएगा, एक्सटिंग्विश हो जाएगा। सेकंड लिखिए, द लॉ ऑफ लिमिटेशन सिंपली बार्स, सिंपली बार्स दी
जुडिशियल रेमेडी, जुडिशियल रेमेडी, इट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इट डज नॉट टच द substantive right, it does not touch the substantive right, इसमें लिखिए, the law of prescription has twofold aspects, फर्स्ट में लिखना, creating a right and second extinguishing a right as well, क्रिएट भी कर रहा है और राइट को एक्सटिंग्विश भी कर रहा है। अब आप ध्यान से समझिए, ये जो आपको लिखवाया है भले ही छोटे से पॉइंट में लिखवा दिया, अदरवाइज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लिमिटेशन एक्ट का जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो ये पैरा, वो ये पैरा है जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे उसको, सेक्शन 3 जब हम पढ़ेंगे इस चीज़ को। देखिए, लिमिटेशन लॉ ना बार कर रहा है आपको कि आफ्टर द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ लिमिटेशन आप रेमेडी क्लेम नहीं कर सकते हो, आप रेमेडी क्लेम नहीं कर सकते हो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपका राइट ही खत्म हो गया। राइट अलग चीज होता है, रेमेडी अलग चीज होता है। राइट का मतलब है, सपोज मैंने आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट किया और आपको कुछ सपोज अपनी गाड़ी सेल की थी 5 लाख रुपए की, आपने अभी मेरे पैसे नहीं दिए हैं, तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो है वहां पे और मेरा राइट है यहाँ पे कि मेरी गाड़ी का जो कंसिडरेशन था जो अनपेड है वो मैं आपसे रिकवर कर लूं, तो वो मैं रिकवर कर सकता हूँ आपसे। बट उसको रिकवरी के लिए मनी सूट लेके आना पड़ेगा, रिकवरी सूट। लिमिटेशन पीरियड जब हम देखेंगे तो 3 साल का पीरियड दिया हुआ है। अगर मैं 3 साल के बीच में क्लेम नहीं लाता हूं आपके अगेंस्ट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा राइट टू क्लेम खत्म हो गया, राइट मेरा अभी भी है। बट विदाउट रेमेडी राइट जो होता है उसका कोई यूज रह नहीं जाता। जैसा कि अगर आपको याद हो, जैसा कि अगर हम पढ़ रहे थे जब हमने पढ़ा कि आईपीसी यानी कि बीएनएस में आपको क्या दिया हुआ है, डिफाइन किए हुए ऑफेंसेस। मर्डर की इतनी पनिशमेंट होगी, थेफ्ट की इतनी पनिशमेंट होगी, रॉबरी की इतनी पनिशमेंट होगी। खाली डेफिनेशन से तो कुछ नहीं होगा ना, जब तक हमें कोर्ट के वहां तक उस रेमेडी, रेमेडी क्या वहां पे कन्विक्शन, सामने वाले की कन्विक्शन करवाना, उसके लिए जब तक हमें प्रोसीजर नहीं दिया होगा, रेमेडी नहीं दिया होगा, तब तक कोई उसका यूज नहीं है। तो उसका जो प्रोसीजर है, जो रेमेडी है, हमें कहाँ से मिल रहा है, वो सीआरपीसी से मिल जाता होता है, बीएनएसएस से मिल जाता होता है। तो यहाँ पे वो आपको क्या कह रहा है, आप सिर्फ कोर्ट में केस नहीं लेके आ सकते हो, आप सिर्फ कोर्ट में केस नहीं लेके आ सकते हो, बट आपका जो राइट है वो आज भी क्या है, वो स्टैंडिंग है। यहाँ पे राइट खत्म नहीं हो रहा, सिर्फ रेमेडी खत्म हो रही है। और राइट अगर आपका अभी भी अलाइव है, तो कौन सी ऐसी केसेस हैं जिसमें अगर सामने वाला आपको पे कर रहा है, प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट, अगर आपने लिमिटेशन लॉ पढ़ा, सॉरी, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ा हुआ है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 25 में हम पढ़ते होते हैं, एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, वहां पे हम पढ़ते होते हैं, नो वॉइड होता है, वॉइड एब इनिशियो, बट उसकी कुछ एक्सेप्शंस वगैरह पढ़ते होते हैं। हालांकि ये कल का टॉपिक है, अभी इसमें नहीं जा रहा हूँ मैं डिटेल में, कल इसको हम डिटेल में देखेंगे कि कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे राइट एक्सटिंग्विश हो जाने के बाद भी हम सामने वाले से क्लेम कर पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ सॉरी, राइट तो एक्सटिंग्विश हो नहीं रहा ना, रेमेडी एक्सटिंग्विश हो जाने के बाद भी हम कब सामने वाले से अपना क्लेम कर सकते हैं। तो मेरा राइट जो है कि मैंने सामने वाले से पैसे लेने थे वो खत्म नहीं हो रहा, सिर्फ मेरी जुडिशियल रेमेडी कि मैं कोर्ट में केस नहीं कर सकता उसके अगेंस्ट, वो खत्म हो रही है। और यहाँ पे क्या होता है, प्रेस्क्रिप्शन में एक पार्टी का राइट क्रिएट हो रहा है, दूसरे का एक्सटिंग्विश हो रहा है।
प्रिस्क्रिप्शन से मेरे पास काफ़ी टाइम से मैं एक चीज़ को एंजॉय कर रहा हूँ, अब मैं क्या हो गया हूँ उसका एब्सोल्यूट ओनर, तो मेरा वो राइट क्रिएट हो गया और दूसरे का राइट खत्म हो गया। ठीक है, ये कल की क्लास में बहुत डिटेल में करेंगे, अदरवाइज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड पॉइंट लिखिए इसके बाद। इसमें लिखना सिंस द लॉ ऑफ लिमिटेशन merely bars the remedy, it is placed, merely bars the remedy, it is placed in the category of procedural, procedural or adjective law। इसमें लिखना थर्ड, the law of prescription which affects the substantive right itself, which affects the substantive right itself, is the part of the substantive law, substantive law। फोर्थ लिखिए, after the prescribed period no remedy is available, however it does not affect extrajudicial remedies, एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज पे इफेक्ट नहीं डाल रहा है। पार्टीज किसी तीसरे पर्सन, किसी समझदार व्यक्ति को बीच में लाके समझौता करना चाह रही हैं, ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर ये राइट वो करे, सिर्फ कोर्ट में आप नहीं आ सकते हो। इसमें लिखना प्रिस्क्रिप्शन इज द एक्यूजिशन ऑफ टाइटल बाय possession, acquisition of title by possession of property for the period prescribed by the limitation law। फिफ्थ लिखिए, नो राइट इज एक्वायर्ड, नो सब्सटैंटिव राइट लिख लेना, नो सब्सटैंटिव राइट इज एक्वायर्ड प्रिस्क्रिप्शन में लिखना। सब्सटैंटिव राइट इज एक्वायर्ड
if the possession is very important. Neg v, that is without violence. Neg clam, that is without stealth. stealth. And nec precario, ये एक मैगजीम है, ठीक है। अभी डिटेल में ये जब हम 27 सेक्शन पढ़ेंगे ना, तब भी इसको पढ़ेंगे। दैट इज विदाउट परमिशन, इट शुड बी विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन और इंटरप्शन। टेल्थ, इसमें आप ये लिखिए विदाउट सीक्रेसी। विदाउट स्टेल्थ का मतलब है विदाउट सीक्रेसी। STEALTH है वो, सीक्रेसी लिख लेना। ये काट दीजिए उसको, सीक्रेसी ही लिख लीजिए। यानी कि ओपनली होना चाहिए, छुपा हुआ नहीं होना चाहिए। आपका जो पोजेशन है, देखो, आपने पोजेशन बिना किसी वॉयलेंस के, ये नहीं कि किसी को डिस्पोजेस करके वो पोजेशन ले रहे हो, बिना किसी वॉयलेंस के, बिना किसी सीक्रेसी के, यानी कि ओपन, सामने वाले को पता है कि आप उसकी प्रॉपर्टी पे बैठे हुए हो। एंड विदाउट विदाउट परमिशन, बिना उसकी परमिशन के आप वहां पे बैठे हुए हो, तो आपका प्रिस्क्रिप्शन से क्या हो जाएगा, राइट क्रिएट हो जाएगा, बट आफ्टर सर्टेन पीरियड। इसमें लिखिए फॉर लास्ट, बस 6th पॉइंट लिख लीजिए। लीगल प्रोविजंस, सेक्शन 3 रेड विद सेक्शन 4 to 24 एंड सेक्शन 27। इसमें लिखना ऑफ लिमिटेशन एक्ट। इसमें लिखिए लीगल प्रोविजंस सेक्शन 25, 26 एंड 27 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। बाई चांस अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, तो एटलीस्ट इतना लिख देना इसमें पॉइंट्स। बाकी और कुछ बनाना होगा, एग्जाम्पल, ऑब्जेक्ट, मीनिंग, स्कोप, ये तो सब में ही बन जाते होते हैं ना, वो तो कॉमन पॉइंट्स हैं। जब डिफरेंस आप लिखते हो, कुछ पॉइंट्स आपको अगर नहीं याद आ रहे, तो ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, मीनिंग, एग्जाम्पल, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, ये हमेशा माइंड में ले आया करो। उसमें से भी डिफरेंसेस बन जाया करते हैं। इसमें लिखिए फर्दर, लिमिटेशन, नहीं, लिमिटेशन तो लिख लिया, लेचेस का लिखना। एंड एक्वीज, एक्वीज सेंस, यानी कि किसी चीज़ के लिए एग्री करना, एक्वीज करना। बस इसमें 2 पॉइंट्स ही लिखवा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं। या मीनिंग लिख लो, सिर्फ मीनिंग लिख लो यहाँ पे। इसमें लिखिए
एक्विस एक्विसेंस मीन्स ऑलमोस्ट एक्टिव कंसेंट, एक्टिव कंसेंट that is delay which amounts to a waiver or abandonment of the plaintiff's right by conduct। उसको पता है यहाँ पे नॉलेज रहती है, उसका एक्टिव क्या है, एक्टिव कंसेंट है, पता होते हुए भी वो अपनी रेमेडी को क्लेम नहीं कर रहा है। लीचीज में हाँ वेव ऑफ कर रहा है एक तरह से, लीचीज में ऐसा नहीं होता, वो सिर्फ आपकी केयरलेसनेस है। लीचीज में क्या होता है, आपको उसकी नॉलेज नहीं है, वो केयरलेसनेस है। सिर्फ मीनिंग लिख लीजिए, वैसे ही ये पूछा नहीं जाएगा, लिखवा दिया कि हाँ चलो पार्ट ऑफ वो है, तो बाई चांस अगर कुछ आए तो आपको एटलीस्ट मीनिंग तो पता होगा, तो आप पॉइंट्स बना लोगे इसके। वैसे नहीं आएगा, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है ये। इसमें लिखिए इनहेरेंट पावर्स, इनहेरेंट पावर्स एंड लिमिटेशन लॉ। ये वैसे मैंने आपको थोड़ा सा समझाया स्टार्टिंग में कि क्या होती हैं इनहेरेंट पावर्स, क्या होता है लिमिटेशन लॉ। इसमें लिखना अंडर द लॉ ऑफ लिमिटेशन, under the law of limitation there is no scope of the exercise of the inherent powers of a court। लॉ ऑफ लिमिटेशन में इनहेरेंट पावर्स का कोई स्कोप ही नहीं है। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, सिविल साइड पे इनहेरेंट पावर्स ऑफ सिविल जज कहाँ पे दी हुई है? 151 वगैरह के जो सेक्शन है 48 से स्टार्ट हो जाते हैं, वैसे तो 148 से स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर क्रिमिनल साइड पे बात करें तो मैजिस्ट्रेट की इनहेरेंट पावर्स कहाँ दी हुई हैं? हाँ जी, दी ही नहीं हुई है, याद रख लेना इस चीज को। मैजिस्ट्रेट की इनहेरेंट पावर्स बोला है मैंने, याद रख लेना। क्रिमिनल साइड पे मैजिस्ट्रेट के पास कोई इनहेरेंट पावर्स नहीं होती है। सिविल साइड पे मैजिस्ट्रेट की इनहेरेंट पावर्स है, ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर्स होती है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास रहती है। बट क्रिमिनल साइड पे मैजिस्ट्रेट के पास इनहेरेंट पावर्स नहीं है, हाई कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर्स है। कहाँ पे? 482 या 528 ऑफ बीएनएसएस और आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स ग्रांट कर रहा है किसको? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि क्रिमिनल साइड पे मजिस्ट्रेट के पास कोई इनहेरेंट पावर्स नहीं है। यू आर बाउंड बाय दी स्टेच्यूट, जो लिखा है एक्ट में उतना कर सकते हो, उससे आगे नहीं कर सकते हो कुछ। इसमें लिखिए, ये तो हम अभी पढ़ रहे हैं कि इनहेरेंट पावर्स का लिमिटेशन लॉ में कोई स्कोप ही नहीं है। फर्दर लिखिए अनलेस unless the law warrants and permits it। अगर कहीं पे लिमिटेशन लॉ में ये चीज लिखा हुआ है कि यहाँ पे पावर यूज कर सकते हो, तो उस टॉपिक पे तो कर लोगे, अदरवाइज नहीं। इसमें लिखना इट इज अ कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ लॉ दैट अ कोर्ट कैन नॉट एक्सरसाइज इनहेरेंट पावर्स
inherent powers. First, if prohibited or excluded by the statute, एक ही लिखिए बस स्टेच्यूट, क्योंकि वो तो फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू से होगा ना, दो चीज़ें कि अगर कब वो यूज़ कर सकता है, जब स्टेच्यूट स्टेच्यूट जो है वो साइलेंट है, जब स्टेच्यूट जो है वो साइलेंट है तब तो इनहेरेंट पावर्स यूज़ की जा सकती है। दूसरा, स्टेच्यूट साइलेंट नहीं है बट आप जो यूज़ कर रहे हो वो प्रोहिबिट भी नहीं कर रहा है आपको, वहाँ पे स्टेच्यूट प्रोहिबिट भी नहीं कर रहा है और आप इन डेरोगेशन यूज़ नहीं कर रहे हो, उसकी कंसिस्टेंट में यूज़ कर रहे हो उसके साथ, तब तो आप कर सकते हो। बट यहाँ कह रहा है कि अगर स्टेच्यूट ने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया, प्रोहिबिट कर दिया इनहेरेंट पावर्स को यूज़ करने के लिए, तो आप इनकंसिस्टेंट होके तो उसके साथ नहीं यूज करोगे ना। यहाँ पे लिखना फर्दर, सेक्शन 3 ऑफ लिमिटेशन एक्ट प्रोवाइड्स फॉर अ क्लियर मैंडेट। मैंडेट मतलब जो मैंडेटरी होता है, मैंडेट टू द इफेक्ट दैट एवरी सूट कॉमा अपील एंड एप्लीकेशन, ये कल पढ़ेंगे हम, तीन चीज़ों की बात हो रही है, एप्लीकेशन मेड आफ्टर द पीरियड, आफ्टर द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। देखो अगर मैं यहाँ पे लिख देता आफ्टर द पीरियड ऑफ लिमिटेशन तो बहुत डिफरेंस क्रिएट हो जाता है वहाँ पे। आफ्टर द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड शेल बी शेल बी डिसमिस्ड। तो यहाँ तो मैंडेट क्रिएट कर दिया कि मैंडेटरी है, आफ्टर द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड तो आपको डिसमिस करना पड़ेगा। फिर भी डिसमिस नहीं कर रहे हो, आप कह रहे हो कि मैं अपनी इनहेरेंट पावर्स को यूज कर लूँ, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो फिर इन डेरोगेशन हो जाएगी इस एक्ट के साथ। However, Section 5, Section 5 of the Act provides for specific provision, that is extension of prescribed period in certain cases। तो सेक्शन 5 ने एक्सटेंशन प्रोवाइड किया है, हमने यही तो लिखा ना, देखो ऊपर लिखा कि अगर स्पेसिफिकली स्टेच्यूट ने प्रोवाइड कर दिया फिर तो अलग बात है, नहीं तो हम इनहेरेंट पावर्स को नहीं कर सकते। ये देखो ये लिखा था हमने, ये अनलेस द लॉ वारंट्स एंड परमिट्स इट। तो सेक्शन 5 ने परमिट किया हुआ है तो उस हद तक हम यूज करेंगे। फर्दर लिखिए, फर्दर सेक्शन 4 to 23 provides for detailed provisions for extension of extension of period of limitation। यहाँ पे जो 3 साल का पीरियड है उसको एक्सटेंड करना है तो उसके लिए बताया हुआ कि किस तरह से कंप्यूट करोगे प्रेस्क्राइब्ड पीरियड, तो वो स्पेसिफिक प्रोविजन हो जाएगा। लास्ट में कंक्लूजन लिखना। देयरफॉर if there are if there are specific
if there are specific statutory provision dealing with a particular topic, they give rise to necessary particular topic. They will give rise to necessary implication that no power should be exercised in respect of the said topic. सेट टॉपिक मतलब जो वहाँ कवर हो रहे हैं, कोई पावर आप यूज नहीं कर पाओगे, अदरवाइज देन स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड बाय दोज सेक्शंस। तो जो एक्ट ने लिख दिया उसके अगेंस्ट तो फिर आप नहीं जा पाओगे, जैसा सेक्शन 3 में लिख दिया, जैसा सेक्शन 5 में लिख दिया, जैसा सेक्शन 3 से लेके 23 में जो भी प्रोविजंस दे दिया उसके डेरोगेशन में, उसके अगेंस्ट जाके आप कोई चीज़ नहीं कर सकते हो। इनहेरेंट पावर्स नहीं यूज़ की जा सकती है लिमिटेशन के लॉ में। बस ये ऑलमोस्ट आपका ख़त्म हो गया है। नई क्लास में यानी कि कल की क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सेक्शन 3 हमने पढ़ना है, उसको सेक्शन 27 से रिलेट करके पढ़ेंगे, कुछ और लॉज भी उसके रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे। बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कल की क्लास में है, वेरी हाई चांसेस अगर कुछ आएगा एग्जाम में मेंस में तो वहीं से आपसे मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि पूछा जाता है। ठीक है, कल कंटिन्यू करते हैं इसको, इतना जब तक आप रिवाइज कर लेना।